तो फाउंडेशन वालों 28 जून को है तुम्हारा मैथ का एग्ज़ाम। सो अभी से देखा जाए तो तुम्हारे पास लगभग 7 दिन है। तो अब इस लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या करो ताकि तुम मैथ में इजीली पास हो जाओ। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें एग्जाम के वक्त ध्यान रखने हैं ताकि तुम मैथ का एग्जाम इजीली क्रैक कर सको। सो देखो, पहले तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई तुम मैथ का लगभग 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर तुमने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर्स तुम्हें करे हुए होने चाहिए। कौन कौन से चैप्टर्स? जैसे लॉजिकल रीजनिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, रेशियो प्रपोर्शन और इक्वेशन। ये चैप्टर्स होने चाहिए ताकि तुम आराम से क्रैक कर सकते हो। लगभग 70 से 80 मार्क्स तुम्हारे इससे बन जाएंगे। अगर इसमें नहीं भी किया है इनमें से कोई अगर चैप्टर तुमने, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और अगर तुम्हारे पास स्कैनर भी नहीं है तो भी टेंशन मत लो। अब देखो करना क्या है। अब मैं लॉ का एग्ज़ाम देकर आओगे, तुम लॉ का एग्ज़ाम देकर आओगे तो उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट कर लेना। उसके बाद चालू करना अपना लॉ का चालू करना फिर अपना क्या कहते हैं, मैथ का फॉर्मूला का रिवीजन। मैं एज्यूम कर रहा हूँ यार कि तुमने फॉर्मूला का चार्ट बनाया होगा। तो तुमने अगर फॉर्मूले के चार्ट्स बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया भाई, पहले फॉर्मूला को रिवाइज कर लो अच्छी तरह से। एक जगह तुमने अगर फॉर्मूला को लिख कर रखा होगा तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर लो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल के क्वेश्चन तुम सारे फिर से सॉल्व कर लो। स्कैनर नहीं है कोई बात नहीं, स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर पहले से ले रखा था तो ठीक है, अब तो नहीं लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तुम्हारा बच गया जो एमटीपी जो आया है करंट का, जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ज़रूर कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया है तो करना बहुत ज़रूरी है यार। उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर तुमने नहीं किया तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ही पता चलेगा कि असली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं। तो अब ये चीज़ें तुम्हें घर पर कर लेनी है। लॉ के एग्ज़ाम के बाद फॉर्मूला को रिवाइज कर लो अच्छे से, एक बार पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद एमटीपी जो 2 आया हुआ है तुम्हारा वो निपटा दो। अगर तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं तो बहुत बढ़िया भाई, मैंने मार्क किए थे, तुमने भी मार्क करके रखे तो बहुत अच्छे, उसको भी एक बार सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखो तुम्हें एग्जाम के वक्त क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये यार कि तुम मैथ में तुम्हें रफ मिलेगा, रफ पेज मिलेगा। फ्रंट में रहेगा, एक लास्ट में रहेगा, ठीक है। 2 पेज मिलेगा। तुम क्वेश्चन पेपर के बीच में रफ नहीं कर सकते, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है। तो देखो यार, कर सकते हो, पेंसिल से करो। छोटे मोटे कैलकुलेशन है तो कर दो वहीं पर, उसके बाद रेस कर दो। बड़े वाले कैलकुलेशन तुम्हें फ्रंट पेज के पे एक रफ पे होगा, वहां पे तुम्हें करना है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे जो है वो कर दो बाकी, लेकिन पेंसिल से ही करना, लेकिन रेज कर देना। मैं जानता हूँ यार कि ये लॉजिकल नहीं है कि यार इंस्टीट्यूट थोड़ी हमें क्वेश्चन पूरा चेक करता होगा, लेकिन क्वेश्चन भी जमा होता है तो ऐसा ज्यूम ही कर लो तुम कि क्वेश्चन भी चेक होता है, इसलिए उसे रेज कर देना। मेरे दोस्तों ने तो पूरा कैलकुलेशन कर दिया था क्वेश्चन के बीच में ही। अब जाने दो, अब हो गया तो हो गया, उन्होंने रेज भी नहीं किया। लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, रेज जरूर कर देना। टाइम मिले तो रेज करो, नहीं तो नहीं रेज करो। नहीं तो जैसे ही क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया ना, उसी समय रेज कर दो। मैंने तो यही किया था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, तुम्हें मैथ का क्वेश्चन जानते हो कैसा लगेगा। एमटीपी जो तुम आपने देखा होगा ना, तुमने एमटीपी नोटिस किया होगा कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में कब लॉजिकल रीजनिंग, कब टाइम वैल्यू, कब स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आ जाएगा। मतलब कि कोई एक सीक्वेंस नहीं नज़र आएगा तुम्हें। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 10 to 20 क्वेश्चन, वो थोड़े से टिपिकल, थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है ना हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलता है। वो स्टार्टिंग में इतने हार्ड या फिर कुछ घुमाऊ क्वेश्चन दे देता है ना, ताकि तुम उसमें अटक जाओ, तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो, और बाकी तुम जो ईजी क्वेश्चन है वो तुम ना बना पाओ और फेल हो जाओ। इसलिए यार जो भी क्वेश्चन ना आए, पैनिक मत करना, एकदम वहीं पर उसको छोड़ दो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पूरा मिक्स है क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन पे तुम अटक रहे हो या फिर तुम्हें लगता है इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको वहीं पर छोड़ दो। ये एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना है यार मैथ में बेसिकली, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो तुम्हें एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 1 मिनट से या फिर 1 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना, 10-20 सेकंड से, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखना अच्छे से यार, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है मैथ में। खासकर तुम लॉ अकाउंट में भले नहीं कर पाओ, लेकिन मैथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एकदम लिमिटेड है। क्वेश्चन मिलते ही तुम्हें स्टार्ट कर देना है। और हाँ, ये एक बात ध्यान रखना, एग्जाम के में तुम्हें OMR को पेंसिल से फिल करना है, ना कि पेन से करना है। पेन से मत कर दियो, पेंसिल से करना है। अब चलो मैं वो चैप्टर्स बताया था ना जो तुम सिर्फ पासिंग के लिए ही खोज रहे हो यार, कि मतलब कि सिर्फ पास हो जाए। देखो, लॉजिकल रीजनिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, इन दोनों का वेटेज तो 35 मार्क्स का है। लेकिन फिर भी अब मैं एज्यूम करता हूँ कि 1 2 3 ट्रिकी क्वेश्चन ही आ जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग 15 से ऊपर तो तुम्हारा बन जाएगा, 15 मार्क्स चलो वहाँ एज्यूम कर लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से 14 से 16 मार्क्स का उसका वेटेज होता है। 10 मार्क्स का चलो तुम्हारा वहाँ से हो गया, 25 नंबर ऐसे हो गया, बाकी 15 नंबर का तुम स्टैटिस्टिक्स में से बना दो।
तो ऐसे करके देखो, हो जाएगा, आराम से तुम पास हो जाओगे। अब थ्योरी पे बहुत ध्यान देना यार। थ्योरी जानते हो क्या है? थ्योरी को रिवाइज ज़रूर कर लेना, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा और मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और किसे थ्योरी आता है? आई थिंक कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर से भी थ्योरी आता है। ये 4 चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स के हैं, इससे थ्योरी आते हैं। कभी कदार जानते हो 20-20, 25-25 मार्क्स का थ्योरी पूछ चुका है इंस्टीट्यूट। तो थ्योरी को इग्नोर मत करना। वैसे प्रणब पोपट सर का मैंने पिछला जो मेरा अटेम्प्ट था, उन्होंने लिया हुआ था थ्योरी है ज़रूरी एक ऐसा करके। तुम अगर तो इस अटेम्प्ट के लिए उन्होंने अगर नहीं लिया, या फिर तुम्हें और जो भी तुम एजुकेटर से पढ़ रहे थे उन्होंने नहीं करवाया थ्योरी तुम्हें, तुम प्रीवियस अटेम्प्ट का भी, मेरा वाला अटेम्प्ट का भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है उतना। तुम थ्योरी है ज़रूरी प्रणब पोपट सर, तुम सर्च कर लो यूट्यूब पर, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम यार। अभी से अगर मैथ स्टार्ट नहीं करो, देखो अभी 7 दिन तो है, ठीक है, लेकिन अभी से मैंने कल वीडियो में बताया था कि अभी सिर्फ अकाउंट्स ही करना है। लेकिन जिनका मैथ एकदम वीक है या फिर कह लो डर लग रहा है, तो तुम 2-3 घंटे डेली मैथ के निकाल सकते हो। ठीक है, 2-3 घंटे बस निकाल लो। लॉ के एग्जाम में तो मैं कहूँगा बिल्कुल रिस्क मत लेना। अभी 2-3 घंटे निकाल कर मैथ कर लो जब तक अकाउंट्स का एग्जाम है, लेकिन लॉ में रिस्क मत लेना यार। और एक और बात की यार, मैंने ना अपना मैथ का पेपर है ना लॉ के कारण ख़राब कर लिया था। बिकॉज लॉ में मेरा मोस्टली, देखो तुम स्टूडेंट का ये भी देखोगे कि लॉ का भी पेपर बेकार जाता है, मेरा भी गया था। तो मैं बहुत डर गया था, बहुत ही टेंशन में था यार। इसके कारण जानता हूँ मैंने लगभग तो 12 से 15 घंटे अपने टाइम वेस्ट कर दिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ जानता हूँ 6 से 7 घंटे रिवाइज़ किए थे फॉर्मूला, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे बस उसको सॉल्व किया था मैथ का। ये मेरा हो गया लॉ के कारण, मेरा थोड़ा सा मैथ का जानते हो रिवीजन या फिर कह लो जो भी प्रैक्टिस बेकार हो गया था। तो यार तुम लोग पैनिक मत करना, जो हो गया सो हो गया। लॉ का पेपर अगर अगर जाता है वैसा तुम्हारा भी खराब, तो टेंशन मत लेना ज़्यादा, जो होगा देखा जाएगा। अब वो हो गया सो हो गया, अब सिर्फ मैथ पे ध्यान देना। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।